नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो के साम्यवाद की जब हम चर्चा करें तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। कुछ हद तक मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी स्पष्ट कर देता हूं। साम्य का टारगेट उसका ये था कि उसने माना था कि प्रत्येक राज्य में दो स्थितियां होती हैं, एक गरीब की और एक अमीर की, और जब ये स्थिति होगी तो बराबर नहीं हो सकते लोग, तो उसको बराबर करने के लिए उसने एक साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो पहले बात तो यही समझ लो माइंड में कि सबको बराबर करने के लिए, अब बराबर करने का उसका तरीका जो था ना वो समथिंग डिफरेंट था, यानी कोई स्पेशली था। उसने क्या कहा कि देखो, प्रत्येक राज्य में स्थिति ये होती है कि जो राजा लोग और सैनिक लोग और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत पैसा रखते हैं, इनके पास परिवार होता है, इनकी संपन्नता बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने कहा कि अगर उच्च वर्ग के लोगों की संपत्ति उठा दी जाए और दूसरा उनके यहां से परिवार उठा दिया जाए, क्योंकि अगर परिवार रहेगा ना तो उच्च वर्ग वाले लोग ताकतवर तो हैं ही, सैनिक और शासक ताकतवर है, और वो ताकतवर होने के कारण से वो फिर से अर्थ पे अपना नियंत्रण कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार के माध्यम से भी पैसा अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे, और उनकी संपत्ति चाहे उनके पास न हो लेकिन उनकी संपन्नता में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए परिवार भी उनके पास नहीं होना चाहिए। यह किसका मानना था? प्लेटो का मानना था। इस प्रकार से उसने क्या किया कि भाई राज्य की जो साधन सुविधाएं हैं ना वो तो इनको दे दो, जो अनिवार्य आवश्यकता इनको चाहिए वो तो इनको सबको दे दो, चाहे वो शासक हो और चाहे सैनिक हो, इनको अनिवार्य आवश्यकता दे दो, और वो अनिवार्य आवश्यकता जो उत्पादक वर्ग है वो कमा करके पूरी कर लेगा, और उन लोगों को ड्यूटी करने के मकसद से जो काम करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर साधन सुविधाएं उनको जो आवश्यक है वो मिल जाएंगी, किंतु संपत्ति वो अपनी रख नहीं सकते, परिवार वो अपना रख नहीं सकते। ये व्यवस्था उसने करके और अपनी तरफ से सबको बराबर करने का प्रयास किया। अब उस प्रयास को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आ सकते हैं उनको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, मतलब छोटे छोटे नगर राज्य थे। जैसे हमारे यहाँ भी पहले व्यवस्था ही नगर राज्य की थी, जैसे हमारे यहाँ मारवाड़, मेवाड़, ठीक है, कछवाहा, ये क्या थे? नगर राज्य ही थे। तो उसी प्रकार से यूनान के अंदर भी नगर राज्य ही हुआ करते थे। ठीक, फिर उन नगर राज्यों का विभाजन भी दो प्रकार से था, अमीर राज्य और गरीब राज्य। अमीर राज्य जो थे उनके अंदर स्थिति ये थी कि जो शासक थे वो खूब पैसे वाले थे, और शासकों के साथ साथ आम जनता भी जो है वो शासकों की तरह ही जीवन यापन करती थी, यानी वहां पर साम्यवाद की स्थिति थी। और दूसरे थे गरीब राज्य, और जो गरीब राज्य हुआ करते थे उनके अंदर साम्यवादी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, अर्थात वहां पर अंतर था, डिफरेंट पाया जाता था। ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने कहा। अब बात आती है कि दार्शनिक राजा और सैनिकों की निजी संपत्ति रखने का अधिकार। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दो, मैंने आते बता दी थी ये बात कि दार्शनिक राजा को और सैनिक को दो चीजें नहीं मिलेगी। क्या? संपत्ति और परिवार। वही बात इसमें है, दार्शनिक राजा और सैनिक को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और दूसरा दोनों वर्गों को ही पत्नियां या परिवारों का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि अगर ये होंगे तो अगर पैसा होगा तो ये वर्ग वैसे ही असमान हो गया, किससे? उत्पादक वर्ग से। उत्पादक वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और ये दोनों वर्ग पैसे वाले। तो इसलिए पहले तो ये बराबर करो, फिर उसके बाद अगर ऊपर वाला जो वर्ग है उसके पास परिवार है तो वो अपनी ताकत से उस परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा और उन्हें जो है कोई कमी महसूस नहीं होने देगा, मतलब भ्रष्टाचार के माध्यम से। ठीक है, तो फिर वो ज्यादा ऊंचे हो गए, वो निश्चित रूप से उत्पादक वर्ग से भिन्न दिखाई देने लगेंगे। तो उसके लिए क्या करो? परिवार भी समाप्त कर दो। ऐसा किसने माना? प्लेटो ने। यहां से हम देखेंगे कार्ल पापर ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अच्छा, एक बात कह दूं मैं आपको, ये जो है ना इसकी पीडीएफ शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयार करके आपको ऐप पे मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, कल वाले वीडियो की भी हमने शानदार तरीके से बना करके भेज दी है, और इसी प्रकार से बनेगी जब वीडियो, मतलब जैसे प्लेटो कंप्लीट हो जाएगा कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा, कल हो जाएगा पूरा प्लेटो, तो जैसे ही 10वां वीडियो आएगा, मतलब कल प्लेटो कंप्लीट होगा, उसके बाद में सभी पीडीएफ्स जितनी भी पहले से लेकर के अब तक की पीडीएफ है सबको मिला करके एक बड़ी पीडीएफ बना दी जाएगी। उसके माध्यम से आप निश्चित रूप से एक विचारक को तैयार कर चुके होंगे। ठीक है ना? यहां तक का कल टेस्ट लगेगा, कल संडे है तो कल टेस्ट लगने वाला था और निश्चित रूप से कल का ही विचार है,
लेकिन अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया मेरे माइंड में, ऐसा है कि भाई टेस्ट लगना है, निश्चित रूप से लगेगा, कंसेप्ट वाइज लगेगा, टॉपिक वाइज जिसे बोलते हैं अपन, लेकिन अब प्लेटो में थोड़ा सा चीज़ें और रह गई, जैसे वो फांसीवादी क्यों था, वो कुछ चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण रह गई। उन चीज़ों का कल वीडियो बनना है, तो उन सबको मिला करके और उसकी जो PDF आपको मिल जाएगी कल, उसके बाद अगर एक दिन का समय देकर के फिर टेस्ट लूँ अगर मैं आपका, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मंगलवार बुधवार तक आपका टेस्ट लिया जाए अब की बार, या फिर अगले संडे तक ले ले, लेकिन जो टॉपिक कंप्लीट हो उसको सिस्टमेटिक रूप से ले, ठीक है ना। तो इस संडे को भी पोस्टपोन करने का मेरा विचार है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर देंगे हम तो इस संडे को ही, तो मेरे को आज वाले वीडियो के बाद में जो है अपने अपने व्हाट्सअप नंबर या अपने ग्रुप, जो अपना ग्रुप है वहाँ जाकर के भी, ग्रुप पे तो शायद आपको ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऐप है, ऐप पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं चैट ऑप्शन पे जा करके, ठीक है, और बता सकते हैं कि आप टेस्ट कब चाहते हैं। क्लियर। चलिए प्लेटो के साम्यवाद की हम जब बात करें तो कार्ल पॉपर की हम बात करेंगे। कार्ल पॉपर ने किताब लिखी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यानी स्वतंत्र समाज या खुले समाज के कुछ शत्रुओं की बात इसने की। अब वो शत्रु कौन, इसके अकॉर्डिंग 3 प्रमुख शत्रु है, मार्क्स, हिगल और प्लेटो। वो कहता है कि ये लोग है ना, ये इस प्रकार की अवधारणा देते हैं कि एक वर्ग जो है वो तो जाता है बिल्कुल निष्क्रिय, और दूसरा वर्ग जो आता है वो हो जाता है अधिनायक। ठीक है, हमने बात की थी प्रबुद्ध अधिनायकवाद, कल पढ़ा था ना अपन ने, अगर ध्यान में रहा हो तो आपके, उसी प्रकार का अधिनायकवाद मार्क्स लाना चाहता है। वो मजदूरों को ताकतवर बना देता है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपतियों को नष्ट करके फिर कौन बचा, वो सरवारा का अधिनायक तंत्र, हाँ अधिनायक तंत्र है। इसी प्रकार इसका प्लेटो का हमने कल पढ़ाई था, प्रबुद्ध अधिनायक तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से हिगल भी विचारों में इसी प्रकार का अधिनायक तंत्र देना चाहता है। तो इन तीनों विचारकों को कार्ल पॉपर ने, ध्यान रखना, कार्ल पापड़ ने कहा कि तीनों ही पापड़ बेच रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना अपने मराठी में कि पापड़ मत बेल, ठीक है ना, तो ये तीनों ही पापड़ बेल रहे हैं, इनका होना जाना कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से देखा जाए तो मार्क्स मानो चाहे प्लेटो मानो, पापड़ ही बेलते रह गए। मार्क्स ने कुछ किया, कुछ राज्यों में क्रांति हुई, जैसे अपन रसिया की बात कर ले, चाइना की बात करें, ठीक है, क्यूबा की बात करें, साम्यवाद आया, लेकिन वास्तविक रूप में आज वहाँ है क्या, नहीं है, वो अवधारणा ही फेल हो गई सारी की सारी। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पापड़ ही बेलते रह गए, और इसलिए आप इसको याद रखेंगे कार्ल पॉपर। क्लियर, अब नहीं बोलोगे आप इसको। कार्ल पॉपर वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि प्लेटो, हिगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, फ्री सोसाइटी नहीं देना चाहते। ठीक है ना। अगली बात, इसलिए इसके कारण से पॉपर वाली बात जो ना, जो कि पॉपर ने एनालिसिस करके दिया, कार्ल पॉपर ने एनालिसिस करके जो हमें दिया, उस एनालिसिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो सर्वाधिकार का प्रणेता था, सर्वाधिकार लाना चाहता था। यानी इसने जो सर्वाधिकार दिया वही सर्वाधिकार, निरंकुशता जो प्लेटो ने दी वो आगे हिगल में गई, हिगल से मार्क्स में गई। तो कुल मिलाकर के प्रणेता हुआ ना किसका, अधिनायक तंत्र का, तानाशाह का, कौन हुआ, प्लेटो। इस बात से साबित ही हो रहा है। आगे देखते हैं मैक्सी की बात। मैक्सी क्या, अच्छा इसमें देखो यहाँ एक प्रश्न बनता है, वो समझाता हूँ कथन कारण का। ठीक है ना, कैसे बनेगा कथन। कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हिगल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कहा, फिर कारण, ठीक है, और उसमें लिखा होगा इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकार का प्रणेता कहा जाता है। इसलिए लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो, नीचे वाली लाइन इसके आधार पर स्पष्ट हो रही है, तो मतलब कथन, जो पहला कथन दिया गया है वो उस कारण से संबंध रखता है। तो कथन कारण अगर संबंधित भी है ना, तो व्याख्या कर रहे हैं। संबंधित का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, दोनों स्वतंत्र हों, दोनों सही हों, वो अलग विषय है, लेकिन अगर दोनों का कनेक्शन है तो वो एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और निश्चित रूप से आएंगे। आगे चलते हैं, मैक्सी। मैक्सी एक वो विचारक है जिसने बात कही थी कि प्लेटो पहला कल्पनालोक विचारक है। प्लेटो का जो विचार था वो कल्पनालोक का ही रह गया। निश्चित रूप से बात सही भी है, प्लेटो कल्पनालोक की विचारक ही था, कल्पनाओं में ही जीता था। ठीक है, क्योंकि उसका विचार वास्तविकता में तो आया नहीं कभी। उसके बाद बात आती है मैक्सी की। मैक्सी कहता है कि मैक्सी के बाद आती है बात हन्ना हॉरेंट की। हन्ना हॉरेंट ये कहते हैं कि प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता है। प्लेटो क्या है, फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता। ठीक, इस बात को ध्यान से समझना, यही बात स्पष्ट हो रही है ऊपर से नीचे तक। वही बात आ रही है कि प्लेटो क्या है, सर्वाधिकारवादी है। वो साम्यवाद लाने के चक्कर में सारे अधिकार
एक वर्ग विशेष को दे रहा है। दिखने में ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ छीन रहा है, संपत्ति परिवार छीन रहा है, लेकिन मैंने कल भी बात कही थी आपको, वो छीन कर भी सब कुछ किसको दे रहा है? दार्शनिक शासक को दे रहा है। क्योंकि फिर तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो जो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, हमेशा सही ही माना जाएगा दार्शनिक राजा और वो जो सैनिक। क्यों? क्योंकि वो सीधे सी बात है, उनके बारे में आप भी कहोगे, वो खुद कहेंगे क्या हमने सब कुछ छोड़ रखा है, हमने परिवार और संपत्ति तक छोड़ दी राज्य के लिए, हम गलत कर सकते हैं क्या? तो ऐसी स्थिति में क्या वो अधिनायक नहीं हो गए? क्या वो तानाशाह नहीं हो गए? क्या वो फांसीवादी नहीं हो गए? निश्चित रूप से हो गए। और यही बात बार बार सभी विचारक कह रहे हैं, और हन्ना होरेंट भी यही बात कहता है क्या, कि प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता है। ठीक है, तो चाहे अन्ना हजारे हों और चाहे कार्ल पॉपर को आप मान लो क्या, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी पापड़ ही बेच रहे हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं पापड़ ही बेल रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पापड़ बेलने का मतलब शुरुआती प्रयास, कोई भी शुरुआत में मेहनत करता है उसे पापड़ बोलना है, बेलना ही कहा जाता है अपने यहाँ, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, प्रयास करते रहने चाहिए। तो यहाँ तो पापड़ बेल रहे हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और ये अन्ना हजारे, वो उनके गुरु। दोनों ही, ये अन्ना हजारे फांसीवाद की बात करते हैं, और ये पापड़ जो हैं वो तीनों को ही क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, दोनों को अच्छे से याद रखोगे। साथ ही मैक्सी की परिभाषा भी आप याद रखना कि मैक्सी कैसे याद रखोगे? मैक्सी कल्पनालोक की विचारक की बात करता है। ठीक है ना, तो मैक्सी यानी मिक्सी के अंदर हम बहुत अच्छी सामग्री जो है वो तैयार कर रहे हैं। ऐसी क्या होती है, हमें हमेशा कल्पना, बहुत अच्छे जो है मेवे डाल करके और उनको बना करके खा रहे हैं, ऐसी हम क्या करते हैं? सिर्फ कल्पना करते हैं। किस में डाल करके? मिक्सी में। इस प्रकार से इसको ऐसे याद रखना, इस प्रकार से इनको याद रखने का प्रयास करना। मैंने जो प्रयास किए उनसे भी ज़्यादा आपको प्रयास करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो के साम्यवाद के अंदर दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। क्या? कि जो साम्यवाद प्लेटो ने बताया, उस साम्यवाद के सामने जो आधुनिक साम्यवाद है उसकी स्थिति कैसी है। जब हम आधुनिक साम्यवाद की बात करते हैं तो उसके अंदर पूरे समाज के ऊपर साम्यवाद लागू करने का प्रयास किया। जैसे मार्क्स आधुनिक साम्यवाद का प्रणेता है, और प्लेटो अपने साम्यवाद का, प्राचीन साम्यवाद बोल सकते हैं, उसका प्रणेता है। तो इन दोनों के साम्यवाद में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो अंतर की जब हम बात करते हैं, पूरे समाज पे लागू होता है कौन? आधुनिक साम्यवाद। और प्लेटो वाला साम्यवाद पूरे समाज पे लागू नहीं होता। इसी प्रकार से आधुनिक साम्यवाद वर्ग विहीन, राज्य विहीन, ठीक है, राज्य की बात करता है, मार्क्स कहता है ना, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज, ठीक है, साम्यवाद, उस प्रकार के समाज की बात करता है। बल्कि प्लेटो नहीं कहता, प्लेटो तो वर्ग पैदा करता है, 3 वर्ग पैदा किए थे उसने। तो उसने पूरे राज्य को सशक्त करने के लिए, वर्ग विहीन नहीं, वर्ग से युक्त समाज की बात कही थी। इसी प्रकार से आगे चलें अपन, तो यहाँ आता है आर्थिक साम्यवाद। किसकी बात कर रहा हूँ? आधुनिक साम्यवाद में आर्थिक साम्यवाद, और इधर नैतिक साम्यवाद। मार्क्स किसकी बात करेगा? आर्थिक साम्यवाद, पूंजीपतियों को मार दो, आर्थिक रूप से बराबर कर दो, तो आर्थिक साम्यवाद हुआ। और इधर जो प्लेटो है वो किस साम्यवाद की बात कर रहा है? नैतिक साम्यवाद, यानी नैतिक रूप से सब बराबर होने चाहिए। पैसों के माध्यम से वो नैतिक रूप से सबको बराबर करना चाहता है, उसका टारगेट नैतिक ही है। वो ये चाहता है कि इनसे जब आप पैसा और परिवार ले लोगे ना, तो नैतिक रूप से ये अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे, ऐसा इसका मानना है। और इसका मानना था कि सारे पैसों पे खुद कंट्रोल कर लो और सब बराबर कर दो। ये दोनों बड़े अंतर पाए जाते हैं प्लेटो वाले साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में। लास्ट और महत्वपूर्ण चीज है, प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार था। सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार, क्योंकि पहला प्लेटो को ही पढ़ते हैं अपन, और उसने व्यवस्था करके, जैसे राज्य के बारे में बताया, उसने साम्यवाद के बारे में बताया, उसने जो शिक्षा के बारे में बताया, सब कुछ सिस्टमेटिक रचा करके बताने का प्रयास किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि प्लेटो की जो सरकार है और शासन प्रणाली है उसके बारे में उसके क्या विचार थे। शासन प्रणाली और सरकार के बारे में प्लेटो के विचार बड़े महत्वपूर्ण विचार हैं, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। लोकतंत्र सबसे भ्रष्ट और राजतंत्र सबसे श्रेष्ठ। शासन के बारे में सबसे पहली बात कि लोकतंत्र क्या है? सबसे भ्रष्ट है, और राजतंत्र सबसे श्रेष्ठ है। राजा से बढ़िया कोई, राजतंत्र से बढ़िया कोई शासन नहीं है। अगला, शासन एक कला है, आर्ट है। शासन क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। निश्चित रूप से जब आप राजा को शासन दे रहे हो और जनता को नहीं दे रहे हो, कि जनता सारी की तो आर्टिस्ट नहीं हो सकती, कोई एक व्यक्ति आर्टिस्ट हो सकता है। जिस दार्शनिक राजा की बात आप कर रहे हो, जिस दार्शनिक राजा में आप
न्याय वो चौथा तत्व जो 3 तत्वों से मिलकर बना है। अगर पिछले वीडियो ढंग से पढ़े हैं तो आप इस बात को समझ गए, और नहीं समझे तो पिछले वीडियो देखो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, समझे बिना फिर आगे चलते रहो, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना पढ़ाई के तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब ऐसे तो मेरे को लगाए रखो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। अब आप जब तक उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे उन चीज़ को, तब तक कवर नहीं कर पाओगे। अब ऐसे किसी टीचर से कुछ ही पढ़ते रहो। पढ़ना, मैंने एक बच्चे ने आज किताबों के लिए कमेंट किया था कि सर ये किताबें ले आऊँ क्या, तो मैंने उनको एक ही बात कही थी, मन लगाकर तो किसी किताब को पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा हजारों किताबें रख लो। पूरी मन के साथ किताबों को कंसंट्रेट देकर के अच्छे से समझोगे ना, समझकर तो मेरे वाला जो कंसेप्ट है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा मनोयोग से समझ लोगे तो और किताबों की जरूरत नहीं है। जो आप बार बार पूछा करते हो ना मेरे को कि सर और कौन सी किताबों की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और मेरे भी नहीं पढ़ो तो भी नहीं पार पड़ जाएगी, अगर मेरी वाली चीज़ भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और अगर जो बच्चे भी, मान लो कि कुछ बच्चे ऐप के ऊपर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं कराई, और ये कह भी दूं मैं उनको कि कल संडे है, कल मेरा काम यही है, उनकी छठ तंत्री। देखो ऐसा नहीं होता। आप ये देख करके चलते हो कि सर जो है उनको ध्यान नहीं पड़ा, ये नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। जब ऐप है और पूरी डिटेल है तो हमें सब कुछ मालूम है कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ी उदारता बरत रहा हूँ, वो इसलिए कि चलो शुरुआती है, प्लेटो पढ़ा रहे हैं, अभी पूरा मैटर भी बाकी पड़ा है, सारा पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों को अगर समझ में आता है, 2-4 दिन क्लास और लेके देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर पैसे गार्ड, सबकी स्थिति बराबर नहीं होती, सभी परिवारों की स्थिति बराबर नहीं होती, इसलिए मैंने दबाव नहीं डाला। लेकिन इसका मतलब आप ये समझ लें कि मुझे मालूम नहीं पड़ा तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़िए, कल हमारा यही काम है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट बात मैं कह दूं कि जो बच्चे कोर्स नहीं लेना चाहते या नहीं ले पा रहे, किसी कारणवश नहीं ले पा रहे, तो भी मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरे पढ़ाई वाला भी ऐसा कोई भगवान तो नहीं हो कि मैंने पढ़ा दिया और आपको पक्का सिलेक्शन हो गया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो मैं पढ़ा करके चला जाऊँ चाहे कहीं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। मेन टारगेट आपका कॉन्सेंट्रेट ही है। अगर आप चाहे यहाँ ध्यान दो और चाहे किताब में ध्यान दो, देना पड़ेगा ध्यान ही। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं ध्यान दिलवा देता हूँ, पकड़ के खींच लेता हूँ, तो ये अलग विषय है। किताबों में घूमते रहते हो तुम, समझ में नहीं आता है, अलग विषय होते हैं। वो बात, गाइड तो गाइड होता ही है, सभी जानते हैं कि गाइड की भूमिका तो गाइड ही करेगा। लेकिन मन लगा करके पूरे ध्यान से, मनोयोग से, अगर एक की जगह 4 बार किताब भी पढ़ के हम काम करें ना, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई मेरे से पढ़ोगे तो ही तुम नौकरी लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी बहुत से लोग, मैं कह रहा हूँ लगभग 50% लोग हमेशा ऐसे हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी वाले सिलेक्शन लेते हैं। तो वो कोई विषय नहीं है। लेकिन 50% अगर आप जुड़ करके ऐप से पढ़ रहे हो सिस्टमेटिक, तो ध्यान से पढ़ो। पिछली चीज़ों को पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बात क्या कर रहा था मैं कि लोकतंत्र सबसे भ्रष्ट है और राजतंत्र सबसे श्रेष्ठ है। ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने। किसके बारे में? शासन प्रणाली के बारे में। शासन एक कला है। ये बात प्लेटो की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शासन क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। आर्ट है, इसीलिए दार्शनिक राजा ही शासक बन रहा है, क्योंकि उसके पास सारे गुण हैं। उसके पास साहस भी है, संयम भी, और उसके पास जो है वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो था बुद्धिमान, वो भी उसके पास पाया जाता है। सारे गुण उसके पास है। न्याय उसके पास है, तो सारे आएंगे तो न्याय ही जाएगा ना। इस प्रकार से जो है वो शासन एक कला है, निश्चित रूप से एक कला है। आगे प्लेटो कहता है कि कोई धोबी, कोई मोची या नाई राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए आपको सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति कह दे कि, कोई धोबी कह दिया कि मैं जो है वो बन जाऊंगा, शासक बन जाऊं, तो संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति शासक नहीं बन सकता। शासक बनने के लिए विशेष क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अगली बात आती है रिपब्लिक में उसने सरकार के स्वरूप के बारे में क्या कहा। ये तो हमने किसके बारे में जाना? शासन प्रणाली के बारे में। तो शासन प्रणाली में उसने क्या कहा कि लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र बेस्ट है। और राजतंत्र क्यों बेस्ट है? क्योंकि राजा एक कलाकार होता है और शासन करना एक कला है। जैसे इन लोगों में कोई कला नहीं है, इनमें जो कला है वो उनकी अपनी कला है। धोबी में कपड़े धोने की कला है, मोची में जो है जूते बनाने की कला है, नाई के अंदर जो है बाल काटने की कला है। तो उनकी अपनी कला है, सबकी अपनी अपनी कला है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि राजा की अपनी कला है, और इसलिए शासन करना भी एक क्या है? कला है। तो कोई ये कह दे कि मैं धोबी, मोची और नाई ये कह दे कि मैं राजा बन जाऊं, तो संभव नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? प्लेटो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर बात आती है रिपब्लिक में बताए गए सरकार के स्वरूप। रिपब्लिक के अंदर सरकार के जो स्वरूप बताए गए, वो स्वरूप कैसे हैं, तो उनके बारे में देखें। रिपब्लिक में बताए गए सरकार के स्वरूप के बारे में हम देख लें, तो सरकार का स्वरूप अगर हम देखें
तो वो कहता है कि अभिजात तंत्र यानी उच्च वर्गीय लोग, निरंकुश तंत्र अर्थात वो लोग जो शासन व्यवस्था के ऊपर निरंकुश होकर कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद सैनिक तंत्र, सैनिक तंत्र एक ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ये 2 बार छप गया लेकिन एक ध्यान रखना, सैनिक तंत्र। उसके बाद धनिक तंत्र पैसे वालों का, और उसके बाद में प्रजातंत्र। इस प्रकार के कई शासन तंत्र उसने बताए, लेकिन उसने कहा सबसे श्रेष्ठ शासन दार्शनिक राजा का ही शासन होता है। ये सब फालतू बातें हैं। उसमें एक तरह से वो जाकर नहीं कह रहा, लेकिन दार्शनिक शासक किस प्रकार का है, निरंकुश तंत्र की तरह ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है प्लेटो के अनुसार विधि, विधि यानी कानून। कानून के बारे में प्लेटो ने क्या कहा, तो दार्शनिक राजा का विवेक, दार्शनिक राजा का विवेक यानी जो दिमाग के मस्तिष्क में चल रहा है वो विवेक, जो दार्शनिक राजा बनेगा किससे, विवेकशील व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा। तो दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात जब उसने कही ना प्लेटो ने, क्या कि दार्शनिक राजा का जो दिमाग है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कानून हो, जो विधि की हम बात करें उस विधि या कानून से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात कौन कर रहा है, प्लेटो। कौन, दार्शनिक राजा की बुद्धि किससे बढ़िया है, कानून से भी बेस्ट है, अध्यादेश से भी बेस्ट है। लेकिन ध्यान रहे ये बात उसने रिपब्लिक में कही थी शुरुआती किताबों में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है ना, जैसे यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे अपन, अगली बात एक जो कि रिपब्लिक में और कही थी वो भी देख लेते हैं। प्लेटो ने परंपरा, प्रथा, विधि सभी को अज्ञान माना। रिपब्लिक में तो उसने ही माना क्या कि परंपरा हो, चाहे प्रथा हो, चाहे कानून हो, ये सब क्या है, ये सब के सब अज्ञान हैं। ये बात किसने कही थी, प्लेटो ने। उसके बाद ये तो रिपब्लिक में थी, यानी राजा सब कुछ श्रेष्ठ है, बाकी सब फालतू बातें, चाहे परंपरा कानून हो, चाहे प्रथा कानून हो, चाहे कानून खुद हो, चाहे और कोई कानून हो, सब फालतू बातें। राजा का दिमाग सबसे टॉप, राजा की विवेक सबसे टॉप, वो कह दिया वो सबसे बढ़िया है। लेकिन उसके बाद की जो बात आती है वो आती है स्टेट्समैन और लॉज में। जब उसने देखा कि दार्शनिक शासक तो संभव ही नहीं है, पूरा प्रयास करके देख लिया, तब उसने थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन जीना शुरू किया। तब उसने सबसे पहले स्टेट्समैन में और उसके बाद लॉज में तो पूरा लॉ ही दे दिया। उसने देख लिया कि कानूनी राजा है और बाकी तो सब फालतू बातें हैं। तो प्लेटो ने स्टेट्समैन और लॉज में विधि को महत्वपूर्ण माना, यानी कानून को महत्वपूर्ण माना। रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया गया, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। शुरुआती किताब थी कौन, रिपब्लिक, जिसके अंदर ये 2 बातें उसने कही। वहां पर उसने न विधि का न दंड का किसी बात का उल्लेख नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने अंतिम किताबें स्टेट्समैन और लॉज लिखी, वहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी किसको दी, उसने कानून या विधि को इंपॉर्टेंसी दी थी। तो ये किसके बारे में विचार है इसके, विधि। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के विधि के संबंध में आप बताइए, तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि शुरुआती किताब जब रिपब्लिक उसने लिखी थी तब तो उसने कहा था कि भाई जो है कानून का कोई महत्व नहीं है, कानून सब फालतू बातें हैं, ठीक है ना, राजा ही सब कुछ है, राजा का विवेक सर्वोच्च है। लेकिन जैसे ही वो कहाँ आता है, स्टेट्समैन और लॉज की तरफ आता है, तब वो कह देता है कि कानून सबसे महत्वपूर्ण है, राजा से भी महत्वपूर्ण है, कानून का ही राज है, कानून बनाने वाली एक संस्था जो होगी वो संस्था ही, ठीक है ना, याद होगा उस संस्था का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कमेंट का मतलब समझ गए ना आपका जो यूट्यूब वाला सेक्शन वहाँ कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, कमेंट के लिए कोई नहीं रोकेगा आपको, वहाँ कमेंट किया करो, ठीक है। तो प्लेटो स्टेट्समैन जो है उसके अंदर उसने इन 2 किताबों के अंदर उसने कानून को महत्वपूर्ण माना था। और वो संस्था जरूर बताओगे जिस संस्था जो कानून बनाती है, कहाँ, लॉज में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्लेटो के अनुसार संप्रभुता। कानून भी हमने जाना, उसके पहले की चीज़ें सब जानी हमने अच्छी तरह से, राज्य के बारे में जाना, लगभग चीज़ें हम जान चुके हैं, ठीक है ना। आखिरी पड़ाव पे हम कल निश्चित रूप से हमारा आखिरी वीडियो होगा प्लेटो के संबंध में, जो बचा है वो फांसीवाद और प्लेटो के संबंध में बचा है वो भी कंप्लीट कर देंगे कल। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी बच गए सारे लगभग सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ रह न जाए, लगभग सब इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास पहुंच जाएं, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार संप्रभुता की स्थिति क्या थी, तो प्लेटो राज्य व समाज में अंतर नहीं करता। जब कोई व्यक्ति समाज में और राज्य में अंतर नहीं करेगा तो फिर संप्रभुता तो बट गई, भाई समाज में राज्य में बट गई। और जब भी संप्रभुता बटती है ना तो संप्रभुता बचती ही नहीं है, ध्यान रखना। बटी हुई चीज संप्रभुता नहीं हो सकती, संप्रभुता तो एक जगह ही होती है, फिर बट नहीं सकती। तो इसलिए उसने राज्य में और संप्रभुता में चूंकि अंतर नहीं माना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग राज्य और समाज सब एक ही हैं, इसलिए उसका संप्रभुता का विचार हो ही नहीं सकता, संप्रभुता का विचार उसने दिया ही नहीं। इसलिए ध्यान रहे
प्लेटो ने संप्रभुता के संबंध में कोई विचार नहीं दिया, और यह भी ध्यान रहे कि राज्य और समाज दोनों में उसने कोई अंतर नहीं किया। कल का वीडियो महत्वपूर्ण है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी बच गई वो सब सम्मिलित करके डायरेक्ट फैक्ट के रूप में होंगी, और उन फैक्ट्स को सीधा आपको रटना होगा। रटने का मतलब है समझाऊंगा भी, लेकिन उनको रटना भी होगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगी वो होंगी। एक चीज और ध्यान रखना, देखो मैंने अधिकतम मैटर देने का इसमें प्रयास कर रहा हूं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य ही हैं और मैं भी एक मनुष्य ही हूं। कमियां मेरे में भी हैं और कुछ चीजें मेरे से छूट भी सकती हैं। किसी दूसरे टीचर से आप जब तुलना करने बैठो ना, तो ये तुलना कभी नहीं करनी चाहिए कि ये सर ने बताया और ये नहीं बताया। क्योंकि देखिए मैं फिर कह दूं, पॉलिटिकल साइंस के लिए तो विशेष रूप से शब्दावली लागू होती है ज्ञान अनंत। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि विचारक हैं यहाँ, और हर विचारक किसी न किसी के बारे में कभी ना कभी बोलता ही रहता है। इसलिए आप ये लास्टिंग लाइन नहीं खींच सकते इसमें कि ये लाइन खींच दी, अब इसके आगे कहीं कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट शब्दावली और महत्वपूर्ण चीज़ें, कंसेप्ट, वो सब पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आखिरी लाइन खींचना यहाँ संभव नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अधिकतम प्रयास करूँगा आपकी सफलता के लिए, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता है। अगर आप सफल हुए तो मैं सफल हुआ, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। इतना प्रयास कर रहा हूँ, लगा रहता हूँ, कोई फायदा नहीं है फिर मेरे को, अगर आपको मैं सफल नहीं कर पाया। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उतना मैटर दूँ कि आप पहली बात आपको याद हो सके, और दूसरी बात आप उसके माध्यम से सिलेक्शन ले सके। अगर आपको मैं इतना पढ़ा दूँ, इतना लिखा दूँ कि आप न उसे पढ़ पाएँ न उसे याद रख पाएँ, तब तो देखो उस पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वहाँ जाकर के और फिर गलत करना, देखो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है मालूम है? माइनस मार्किंग। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ते हैं, सारी किताबें पढ़ते हैं, अब वो सारा पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है ना वो तो पढ़ते नहीं है, वो बस अनंत ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। अब वो अनंत के चक्कर के अंदर जैसे ही परीक्षा में जो प्रश्न होता है ना, उसमें उसके दिमाग के चक्रे घूम जाते हैं, और पेपर ऐसा लगता है जैसे मालूम क्या आ गया। मैं कह रहा हूं कि पेपर में, प्रत्येक पेपर में, पॉलिटिकल साइंस का प्रत्येक पेपर होता है ना, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आ रहे होते हैं, 50% आ रहे होते हैं। और स्टूडेंट करता क्या है कि डेढ़ होशियार बनता है, वो जाता है चलो 50% से अबाउ उठाओ और 15% और ले लो। वो वेरी इंपॉर्टेंट हो, वो वेरी इंटेलिजेंट है, खूब अच्छे जने जो तैयारी की वो और कर सकता है, लेकिन उससे आगे करने वाला विद्यार्थी है ना, वो सिर्फ रिस्क ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा। 75 से ऊपर जो क्वेश्चन हुआ करते हैं ना, वो क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है, मैं करूँ 50% करके छोड़ दो, आप सिलेक्शन आपका। पेन को मेरे गुरुजी कहा करते थे कि ज़्यादा पेन है ना, पेन को चलाने में कंपटीशन एग्जाम में पेन की जैसे जितनी भर दिया वो भर दिया, और उसके बाद निब तोड़ के फेंक दो। वो बात काफ़ी लोगों ने बाद में भी फॉलो की, और बाद में कई बार वीडियो पे लोग कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं तो काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो बात कहीं ना कहीं वहीं से उठी होगी। मैं तो अपने गुरु को ही सम्मान दूंगा। तो वो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, पेन को ज़्यादा मत चलाओ बस, फिर ठीक है। जितना पढ़ा दिया और उसको ढंग से याद कर लिया, ढंग से उसका प्रेजेंटेशन करके आ गए ना, तो नौकरी तुम्हारे पास है। माइनस मरते हैं लोग इसमें, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा ही इसमें, क्योंकि ज़्यादा करते हैं, इतने से क्या होगा, और करूँ और करूँ चक्कर में इतना कर देते हैं कि भगवान ही मालिक है। इसलिए दो चीज़ें इसमें ध्यान रखो, पहले पूरी प्रैक्टिस, पहला पूरा पढ़ेंगे अपन, उसके बाद हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस। ये जो सिस्टम लेके आया ना, उसका मकसद क्या है मालूम है? प्रैक्टिस। ये मैटर तो आपको जल्दी जल्दी पहुंचा दूँ, और उसके बाद मेरा जो मेन टारगेट है ना, वो प्रैक्टिस है सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ही सफलता दिलाती है। बाकी आप देखो कि भाई केवल जो है मतलब पढ़ाई के औजार नहीं, किताब पढ़ लोगे, किताब याद रख लोगे, इसमें तो बार बार इन क्वेश्चंस को निकालते निकालते घुट जाओगे तुम लोग, तब जब होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कंप्लीट कोर्स होगा, उसके बाद में अपन, कंप्लीट कोर्स होने के बाद बता रहा हूँ मैं, उसके बाद अपन जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चंस आपके लिए फ्री होंगे, बाकी लोगों के लिए हम चाहे मैं पैसे कमाऊँ, लेकिन आपके लिए वो इसी कोर्स में आ गया। और वो क्वेश्चन लगातार एग्जाम तक चलेंगे, फिर डेली प्रैक्टिस चलेगी अपनी, जो एग्जाम तक चलेगी, और उसमें आपको तैयार किया जाएगा, और उसके माध्यम से आपको सफल करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।